अरे गोपाल भाई, आपको तो बहुत खांसी हो रही है, क्या बात? हाँ यार रमेश, क्या करूं, पिछले 1 महीने से बड़ा परेशान हो रखा हूँ ये खांसी से। इस खांसी के लिए तो मैंने सब कुछ करके देख लिया, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। आपने जांच वगैरह करवाई क्या? जांच? क्यों? गोपाल दा, मेरी मानो तो एक बार टीबी की जांच करवा लो। टीबी की जांच? क्या बोल रहे हो यार रमेश, तुम्हें क्या लगता है मुझे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कोई जांच नहीं कराऊंगा, मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक। अरे गोपाल दा, बात तो सुनो यार, मैं कहाँ बोल रहा हूँ आपको, मैं तो बस जांच करने के लिए बोल रहा हूँ। यह सच है, आज भी हम टीबी की जांच करवाने में डर महसूस करते हैं, जबकि यह भी अन्य जांचों की तरह ही एक सामान्य जांच है, पर फिर भी हम डरते हैं। और इस डर का कारण है हमारी जानकारी का अभाव, क्योंकि एक तो टीबी के बारे में हम कम जानकारी रखते हैं, दूसरा हम सोच लेते हैं टीबी की जांच तभी की जानी चाहिए जब हमें टीबी हो। वास्तव में ऐसा नहीं है। इसीलिए आज लोगों को टीबी रोग के प्रति जागरूक करने हेतु कई प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक प्रयास किया जाता है आज के दिन विश्व टीबी दिवस मनाकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप लोगों की रेडियो दोस्त कविता बिष्ट। आप सुन रहे हैं रेडियो कुमारवाणी। आज हम बात करेंगे विश्व टीबी दिवस पर। टीबी, जिसे यक्ष्मा, तपेदिक, क्षय रोग और MT-TB के नाम से भी जाना जाता है, यह एक सामान्य पर कई मामलों में घातक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरिया और आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक के विभिन्न प्रकारों की वजह से होती है। श्रोताओं, तपेदिक एक ऐसा रोग है जिसका इतिहास इसके वर्तमान से भी अधिक भयावह है। यह रोग लगभग 15,000 वर्षों से मौजूद रहा है। इससे मरने वालों की संख्या का अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि टीबी यानी तपेदिक रोग के कारणों से 17वीं शताब्दी तक भी लोग अनजान थे, लेकिन कई वैज्ञानिक इसकी खोज में कार्यरत रहे। अंततः 24 मार्च 1882 वह दिन था जब डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने बर्लिन विश्वविद्यालय के स्वच्छता संस्थान में वैज्ञानिकों के एक छोटे से समूह को यह घोषणा करके चकित कर दिया था कि उन्होंने तपेदिक यानी टीबी के कारणों की खोज कर ली है। यादगार सत्र में कोच एक घोषणा के साथ जनता के सामने आए, जिसने एक जहरीले मानव संक्रामक रोग की कहानी में महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इस खोज ने तपेदिक यानी टीबी के निदान और इलाज का रास्ता साफ कर दिया था। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि इतने सालों से वो जिस बीमारी से लड़ रहे हैं वह तपेदिक यानी क्षय रोग है। सन 1943 में सेलमैन वैक्समैन ने एक यौगिक जो एक ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ कार्य करता है और यह टीबी के मरीजों के लिए उस समय सबसे महत्वपूर्ण और कारगर खोज थी। यह तो था टीबी का थोड़ा सा इतिहास और उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ। अब हम अगर वर्तमान में लौटें तो वर्तमान की बात की जाए तो भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा टीबी मरीज पाए जाते हैं। 2019 में टीबी के 87% मामले दुनिया के 30 देशों में आए। इनमें भी केवल 8 देशों में 75% टीबी मरीज सामने आए। सबसे ज्यादा टीबी के मरीज भारत में हैं। इसके बाद इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका का नंबर आता है। 95% टीबी के मामले और उससे होने वाली मौतें विकासशील देशों में सामने आते हैं। क्योंकि भारत भी एक विकासशील देश है, इसीलिए भारत में भी टीबी के सबसे अधिक मरीज देखे जाते हैं और HIV संक्रमित मरीजों में टीबी होने का खतरा सबसे अधिक रहता है। इसीलिए आज के दिन यानी कि 24 मई को प्रयास किया जाता है लोगों को टीबी के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करें और टीबी से जुड़े हुए सवालों का जवाब देकर उनकी शंका का समाधान किया जा सके। यही प्रयास आज हम इस कार्यक्रम में करने जा रहे हैं, क्योंकि श्रोताओं, ऐसे बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने आज हमें टीबी दिवस पर कुछ सवाल लिखकर भेजे हैं। श्रोताओं ने जो रेडियो कुमारवाणी तक अपने सवाल पहुंचाए हैं, उनका जवाब हमें देंगे डॉक्टर पंगड़िया जी, जो वर्तमान में रुद्रपुर पर चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं। तो आज का जो पहला सवाल हमारे श्रोताओं द्वारा भेजा गया है,
टीबी को लेकर। वो जानना चाहते हैं टीबी किस प्रकार का रोग है और यह हमारे किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करता है। देखिए, जो क्षय रोग है, ये इसको जो हम इसमें शब्द को ही देखें तो अपने आप में ही बताता है कि क्षय हो रहा है किसी चीज़ का। तो ये हमारे शरीर का जब हमारे शरीर के अंदर इस बीमारी का जो है संक्रमण होता है, हमारे ये जो प्रथम जो इसकी समझने के लिए हमें ये समझना आवश्यक है कि जो ये रोग होता है, ये जो इसका एक जीवाणु जिसको हम अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के एक जो बैक्टीरिया है उसके कारण होता है। तो जब ये हमारे शरीर के अंदर में किसी भी अंग में ये संक्रमण करता है तो शरीर जो है क्षय होने लगता है उसका। व्यक्ति जो है कमज़ोर हो जाता है, एकदम से दुबला पतला हो जाता है, खाना नहीं खा पाता है। तो इसलिए इसका नाम क्षय रोग पड़ा है। तो टीबी जो है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस इसमें जो फेफड़े में वो बन जाते हैं, तो इसलिए शॉर्ट में इसको किसी ने टीबी नाम दे दिया गया। लेकिन जो इसको ये रोग है, मुख्यतः जो टीबी को जन सामान्य जो है फेफड़े का रोग ही समझती है। तो ऐसा नहीं है कि जो टीबी या क्षय रोग है केवल वो फेफड़े का रोग ही है। तो इसमें जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का जो हमारा जीवाणु है, शरीर के किसी भी हिस्से को जो है प्रभावित कर सकता है। ये टीबी का जो मुख्य जो हमको तपेदिक जो रोगी होते हैं वो फेफड़े से संबंधित होते हैं। तो तपेदिक रोग या टीबी के रोग को या हम क्षय रोग को यदि समझने की कोशिश करेंगे तो ये मुख्यतया यदि इसका हम वर्गीकरण करना चाहें तो इसको एक तो हम ये कह सकते हैं कि फेफड़े की टीबी है, दूसरा फेफड़े से बाहर की टीबी है। तो मुख्यतया हम इसको दो भागों में विभक्त करते हैं, फेफड़े की टीबी या फेफड़े से बाहर की। तो फेफड़े की टीबी जो होती है उसमें चूंकि व्यक्ति को यदि टीबी होती है तो उसका बलगम निकलता है। जैसे फेफड़े के हर बीमारी में हम लोगों ने देखा कि बलगम ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो जब इसको टीबी के बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है तो इसका जो बलगम आता है, यदि उसके बलगम में हम जांच करते हैं, जब यदि उसके बलगम में यदि इस टीबी के जो जीवाणु हैं यदि वो उपस्थित पाए जाएंगे या मिलेंगे तो उसको हम कहेंगे कि छाती के की वो टीबी जिसमें उसके बलगम में टीबी के कीटाणु है, या उसको बलगम धनात्मक टीबी कहते हैं, बलगम धनात्मक फेफड़े की टीबी, ठीक है, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पुटम पॉजिटिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। दूसरा है उसको फेफड़े की बीमारी है, फेफड़े में उसकी टीबी का संक्रमण है लेकिन उसके बलगम में टीबी के कीटाणु उपस्थित नहीं है, तो उसको कहते हैं स्पुटम निगेटिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। जो हमारा मुख्य वर्गीकरण था, एक तो फेफड़े की टीबी, दूसरा फेफड़े से बाहर की टीबी। अब फेफड़े से बाहर की टीबी को हम लें तो वो हमारे मस्तिष्क से लेकर के हड्डी और खाल की टीबी, किसी ग्लैंड की टीबी, किसी भी शरीर के किसी भी जो है महत्वपूर्ण अंग जैसे लीवर, किडनी या जो है शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है कि जहाँ टीबी नहीं हो सकती है। टीबी हमारे किसी भी अंग में हो सकता है, जैसे कि डॉक्टर ने भी हमें बताया। इसीलिए हमें इसके लक्षणों की पहचान करना बेहद जरूरी है। और अगला सवाल हमारा जो हमें लिख भेजा है वो भी जानना चाहते हैं हम कैसे पहचाने हम टीबी से संक्रमित हैं, यानी वो जानना चाहते हैं प्रारंभिक लक्षण क्या होंगे टीबी के। तो आइए जानते हैं इसका जवाब। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो टीबी है हमारे फेफड़े को भी संक्रमित कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, शरीर के किसी अन्य को भी संक्रमित करेगी। तो जो उसके लक्षण हैं प्रकट होंगे कि किस अंग को उसने प्रभावित किया। जैसे सामान्य एक जन सामान्य के लिए जो है कि टीबी का मतलब फेफड़े की टीबी, तो यदि वो समझते हैं कि फेफड़े की टीबी के लक्षण क्या हैं, तो जैसे सामान्यतः फेफड़े की बीमारी में जो जो लक्षण आते हैं वो लक्षण इसमें भी आएंगे। उसमें जो है क्या होगा, बलगम ज़्यादा बनेगा, खांसी लगातार रहेगी और उसको भूख कम लगने लगेगी, बुखार आएगा और शरीर कमज़ोर दिखने लगेगा उसको। लेकिन जो ये लक्षण हैं ये जो फेफड़े की अन्य बीमारियां उनमें भी आएंगे। तो इनको कैसे अलग किया जाएगा? देखिए, जो फेफड़े की अन्य बीमारियां होंगी तो उनमें व्यक्ति यदि डॉक्टर के पास जाएगा और
उनको जो है सामान्य एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाएंगी ना, जी। तो उसका जो खांसी है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन जो फेफड़े की टीबी है, यदि उस व्यक्ति को फेफड़े की टीबी हो गई तो जो सामान्य हम एंटीबायोटिक दवाइयाँ देते हैं वो इसमें कारगर नहीं है, तो व्यक्ति की खांसी जो है एंटीबायोटिक दवाई देने के बाद भी बनी रहेगी। तो जो हम लोगों का अभी वर्तमान का क्राइटेरिया है, पूर्व में तो हम कहते थे 3 सप्ताह से ज़्यादा की खांसी है तो ये टीबी हो सकती है। अब वो उसको हमने कह दिया है कि 2 सप्ताह से ज़्यादा की लगातार खांसी है और जिद्दी खांसी, एंटीबायोटिक दवाई लेने के बाद भी यदि वो ठीक नहीं हो रही है तो इस व्यक्ति को जो है टीबी होने की संभावना है। जी। तो इस व्यक्ति को हम सलाह देते हैं कि वो अपने बलगम परीक्षण कराएं, जो सबसे जो है सरल साधन है और सबसे ज़्यादा कारगर, और जिसको हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यदि उसके बलगम में टीबी के कीटाणु पाए गए हैं तो उसको टीबी है। इसका है कि बलगम युक्त भी हो सकती है या सूखी खांसी जो लगातार 14 दिन से ज़्यादा बनी हुई है एंटीबायोटिक देने के बाद भी। तो 14 दिन से ऊपर जो है 2 सप्ताह, जी। 2 सप्ताह या 14 दिन से ऊपर की खांसी लगातार बनी हुई है तो ऐसे व्यक्ति को हम इस संशय से देखेंगे कि इसको तपेदिक हो सकता है। दूसरा, जो इसमें बुखार आता है वो सामान्यतया शाम को ही आता है, तो सायंकालीन बुखार आ रहा है और रात में जैसे उसको पसीना आने, कहते हैं कि रात का बुखार आ रहा है, भूख कम लग रही है और खाना खा भी रहा है तो उसके शरीर में लग नहीं रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है, तो ये हमें जो है इस ओर ले जाएंगे कि इसको जो है कहीं इसको तपेदिक का रोग तो नहीं हो रहा है, टीबी तो नहीं हो रही है, इसकी जांच कराने के लिए ये लक्षण काफ़ी हैं। किसी भी बीमारी के लक्षण को पहचानने के बाद उसकी जांच करना बेहद जरूरी होता है। और अगला सवाल जो हमें लिख भेजा है हमारे श्रोता ने, वो जानना चाहते हैं टीबी की कौन कौन सी जांच हमें करानी चाहिए और यह जांच हमें कहां उपलब्ध हो सकती है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर से इसका जवाब। सर्वप्रथम हम ये लेते हैं कि जो हमारे जन सामान्य लोगों को पता है कि टीबी जो फेफड़े की बीमारी है, तो उसके परीक्षण के बारे में या जांचों के बारे में बात करेंगे तो उसमें जो सबसे सुलभ, सबसे सस्ता और सबसे उत्तम जो हमारी जांच है वो बलगम परीक्षण है। तो बलगम परीक्षण की जहाँ तक बात आ रही है तो हमारे पूरे जो इसमें टीबी के लिए हमारे भारत देश में रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम करके RNTC पे करके चला हुआ है। जी। तो उसमें सारे डॉक्टर्स को और सारे पैरामेडिकल्स को, इन लोगों को पता रहता है कि किस तरह से हमें बलगम जांच के लिए किस मरीज को बलगम परीक्षण के लिए भेजना है। और प्रचार प्रसार भी इसके बारे में किया जाता है कि 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी किसी भी व्यक्ति को है तो उसको सर्वप्रथम जो है बलगम परीक्षण के लिए जाना चाहिए। जी। जो हमने कहा 2 बलगम परीक्षण हम करेंगे तो वो कैसे करने, ये भी सामान्य जनता को पता होना चाहिए कि 2 तरह से 2 सैंपल उनको देने होते हैं। एक, जब मरीज हमारे पास पहली बार आया है उसको कहते हैं स्टेट या उसी समय का, और दूसरा एक मॉर्निंग का, सुबह का होता है। तो हम एक डिब्बी उसको देते हैं कि जाओ, एक बलगम इकट्ठा करने के लिए कमरा होता है, वहाँ गहरी सांस लेके बलगम इसमें डाल दो, और दूसरा एक डिब्बी उसको घर के लिए दे देते हैं। तो इस तरह से जो उनका फिर परीक्षण होता है, यदि उसमें हम माइक्रोस्कोप के द्वारा जो है, जो सूक्ष्मदर्शी होता है, उसमें देखते हैं कि कहीं इसमें बलगम में टीबी के कीटाणु हैं कि नहीं। तो यदि बलगम में टीबी के कीटाणु हैं तो ऐसे मरीज को बलगम धनात्मक कहते हैं और फिर उसका उपचार के लिए उसको भेजते हैं। यदि फिर भी फर्क नहीं आ रहा तो फिर डॉक्टर उनको छाती के एक्सरे के लिए बोलते हैं। तो फिर डॉक्टर को यदि लगता है कि हाँ एक्सरे में ये टीबी के लक्षण दिख रहे हैं तो फिर उसको हम कहते हैं कि स्पुटम नेगेटिव ये जो है टीबी है, फेफड़े की टीबी है। तो एक होगी जिसके बलगम में धनात्मक निकल रहा है, जो टीबी के कीटाणु मिल रहे हैं तो वो होगी बलगम धनात्मक रोगी, और जिनके नहीं मिल रहे हैं और एक्सरे कराने के बाद उसमें टीबी का लक्षण लग रहा है तो ये बलगम ऋणात्मक फेफड़े की टीबी हो गई। इसके अतिरिक्त जो ग्लैंड की टीबी, हमने कहा कि ग्लैंड की टीबी के लिए जो परीक्षण होंगे हमारे वो होंगे कि ग्लैंड की या तो हम उसमें FNAC करेंगे, निडल से उसका जो तरल पदार्थ है उसमें कोशिकाएं होती हैं उनकी जांच करते हैं, तो उससे पता चलता है कि ग्लैंड की टीबी है या नहीं है। जैसे हमने फिर तंत्र या मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का कहा तो उसमें CT स्कैन होती है। और किसी फेफड़े के अंदर ही, या जैसे हमारा नहीं हो पा रहा है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है, या आंत का कोई हिस्सा है या शरीर के किसी अन्य हिस्से में है तो उस हिस्से की जो है टुकड़े की जांच करते हैं, इसको बायोप्सी कहते हैं।
तो इस तरह से हम देखेंगे तो टीबी के परीक्षण के लिए जो हमारे टेस्ट हैं या परीक्षण हैं वो बलगम जांच से लेकर के छाती का एक्सरे और एफएनएसी जैसे हमने बताया, बायोप्सी हो गया, सीटी स्कैन, इन सब के मतलब शरीर के किस हिस्से में हमारा संक्रमण है उसके हिसाब से हमारे परीक्षण होंगे। जांच के साथ साथ हमें इस बात का भी विशेष ध्यान देना होता है कि कोई भी बीमारी समुदाय में शीघ्रता से ना फैले, क्योंकि टीबी भी एक फैलने वाला रोग है। ऐसे में एक श्रोता डॉक्टर से जानना चाहते हैं टीबी को फैलने से कैसे रोका जा सकता है। देखिए, इसके लिए जो टीबी का जो संक्रमण है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोकने के लिए हमको बहुआयामी जो है हमको कदम उठाने पड़ेंगे। नंबर 1 तो समाज में हमको जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि यदि आपको खांसी है तो आपको क्या करना है, ठीक है जी। और साथ साथ में हमको अपने जो हमारे स्वास्थ्य की सेवाएं हैं उनको ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है जी। या जो हमारे जांच के जो हमारे इसके परीक्षण के या जो चीज़ें हैं जैसे बलगम परीक्षण के, हम इसमें बहुत बड़ा अच्छा टूल है ना जी। इसको जो है आशा लेवल तक इसको पहुंचाना है, या कम से कम जो हमारे एएनएम सेंटर हैं या हमारे एसएडी हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर जो है बलगम जांच की सुविधाएं उपलब्ध हों। चूँकि बलगम में यदि जैसे फेफड़े की टीबी है और बलगम में यदि कीटाणु हमारा उपस्थित है, ठीक है उसमें, तो ऐसा व्यक्ति जो है 1 साल में 10 से 15 नए रोगी पैदा करता है। बलगम धनात्मक रोगी, हम सीधी भाषा में कहें कि जिनके बलगम में कीटाणु हैं, तो एक बलगम धनात्मक रोगी जो है 1 साल में 10 से 15 नए रोगी पैदा करता है। तो यदि हम जो हमारा बलगम धनात्मक रोगी है उसको बहुत जल्दी पकड़ लेंगे तो एक साथ में हम 15 नए रोगी होने से भी तो रोक रहे हैं जी। तो इसलिए हमको अपनी जो जांच की सुविधा है उनको भी बढ़ाना है, और जिस व्यक्ति में हमने पता कर लिया कि ये व्यक्ति को जो है बलगम धनात्मक है और या बलगम ऋणात्मक जो भी है उसका हम जल्दी से इलाज पूरा करेंगे और उसको ये शिक्षित करेंगे कि आपको जो है अपना इलाज पूरा करना है, जिससे कि बीच में यदि रोक तोड़ेगा नहीं तो उसको जो इसके खराब रूप आते हैं ना वो नहीं आ पाएंगे और ये व्यक्ति जो है नए लोगों में पैदा नहीं कर पाएगा। तो एक उसको भी शिक्षित करेंगे कि जब आप खांसोगे तो मुंह में कपड़ा रख के खांसोगे जिससे कि और लोगों को जो है वो न हो, और 2 महीने तक आप ऐसी कोशिश करोगे कि जब तक आप बलगम ऋणात्मक नहीं हो जाते हो कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ कम जाओ आप। तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने से रोकने के लिए हमको बहुआयामी जो है उपाय करने पड़ेंगे। टीबी के उपचार हमें डॉक्टर ने बताए। उम्मीद है हमारे सभी श्रोताओं के लिखे हुए सवालों का जवाब हम देने में सफल हुए होंगे। श्रोताओं, टीबी का इलाज करना बहुत ही सरल आज की तिथि में हो गया है, लेकिन हमें ध्यान देना होता है कि हम टीबी का पूरा कोर्स करें। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी हमें बताया कि टीबी का कोर्स करना बेहद जरूरी है। अगर आप भी या आपके समुदाय के आसपास लोग भी टीबी से जूझ रहे हैं तो उन्हें आप सांत्वना दीजिए और साथ ही उनकी हिम्मत को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। और जैसा कि कहा भी गया है, कभी हिम्मत न हारें, जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नया दिन आपका इंतजार कर रहा है। इसीलिए जरूरी है हम टीबी से जुड़ी हुई जानकारियाँ अपने पास एकत्र करें और टीबी के बचाव के, उसके रोकथाम की जानकारियों के साथ साथ उसका बेहतर तरीके से उपचार भी करें। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपके लिए कारगर साबित हुई होगी। आपसे फिर मिलेंगे फिर किसी अन्य दिवस पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।